मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है श्रीलंका एट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो इंडिया ने श्रीलंका को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो है वो बोला है कि आपने मेजरेबल प्रोग्रेस नहीं की है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू एथनिक तमिल माइनॉरिटी इशू। तो इंडिया ने बोला है कि इंडिया ने अपने कंसर्न एक तरह से जाहिर किया है 51st सेशन ऑफ UNHRC में, और कहा है कि आपने लंकन तमिल्स को जो जस्टिस, डिग्निटी और पीस देना है वो आपने अभी तक नहीं किया है। यूनिटी, स्टेबिलिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ श्रीलंका के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं पहले तो कि UNHRC क्या है। तो UNHRC एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जिनेवा बेस्ड है। 47 मेंबर स्टेट्स होते हैं इसके अंदर, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और इंडिविजुअली इलेक्टेड होते हैं बाय सीक्रेट बैलेट। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्योग्राफिकल ग्रुप में बांटे जाते हैं, और उसमें से ही बेसिकली जैसे समझ लो कि एक एशिया पैसिफिक तो फिर भी बहुत बड़ा रीजन हो गया, समझ लो लैटिन अमेरिका में से 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। तो उसके बेसिस पर टोटल 47 स्टेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब 3 साल के लिए इनका जो है वो टर्म होता है, और री एलिजिबल नहीं होते हैं, वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। जो हाई कमिश्नर होते हैं ह्यूमन राइट्स के, वो इसके प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल होते हैं UN के, और ये काउंसिल साल में 3 बार मिलता है और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन पे वर्ल्ड वाइड डिस्कशन करता है। तो अब हम देखते हैं तमिल इशू क्या है। तो कम्युनल टेंशंस आई थी, आपको पता है, सिन्हालीज और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में सिंस 1940s चल रही थी। 3 डेकेड लॉन्ग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चला श्रीलंकन फोर्सेज और LTT के बीच में, जो कि मई 2009 में ख़त्म हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब से उनको, श्रीलंकन गवर्नमेंट को जो है कन्विंस करने में लगी हुई थी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो डेवोल्यूशन करो पावर का तमिल्स को, और नेशनल रिकन्सिलिएशन की एक ज़रूरत है ताकि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो पाए एथनिक तमिल इशू का। 13th अमेंडमेंट उसका एक सोल्यूशन बनाया गया था। तो 13th अमेंडमेंट जो है वो श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में नवंबर 1987 में की गई थी, जिसके बेसिस पर प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो आपके श्रीलंका में बनाए जाने वाले थे रादर। और इंडो श्रीलंका अकॉर्ड जो है आपका जुलाई 1987 का, उसके बेसिस पर ये 13th अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था। तो इसके अंदर जो है आपके प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाए गए थे। गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस की पावर्स इसमें डिफाइन की गई थी। मेंबरशिप और टेन्योर्स बताया गया था कि प्रोविंशियल काउंसिल्स के क्या होंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स की बात की गई थी। एक तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देने की भी बात की गई थी, और इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज भी देने की बात की थी। ठीक है, तो इलेक्शन जो है 3 प्रोविंसेस के, नदर्न, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के जो है वो होल्ड किए गए थे। लेकिन जो श्रीलंका के 9 प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनकी टर्म एक्सपायर हो चुकी है 3 साल पहले, लेकिन तब से इलेक्शंस नहीं हुए हैं। ठीक है, सो ये वहाँ पर इशू है। 13th अमेंडमेंट को इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको बोलती रहती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। गवर्नेंस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। तो अभी ये देखा गया है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ जो है वो 2004 से 5 के बीच में तो स्टेडीली राइज हुआ, 2004-5 से लेकर 2017-18 के बीच में। लेकिन 2018-19 से लेकर अभी तक जो है उसमें एक तरह से डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, सो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के बेसिक्स पे हमको ये देखने को मिला है कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP जो है वो 1.35% जो था 2017-18 में, अब वो कम होकर 1.2% हो चुका है। तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 5.96 लाख करोड़ था, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो। तो उसमें से जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो लगभग 40% था, 2.42 लाख करोड़। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो 48.2% के आसपास रहा है। ठीक है, ये गलती से यहाँ पर आपके एक टाइपो हुआ है, ये 2% नहीं 48.2% है। तो टोटल जो है आपके जितना एक्सपेंडिचर लोग कर रहे हैं हेल्थ पे, उसमें से 48.2% लोगों का आउट ऑफ पॉकेट अपनी जेब से उनको खर्चा देना पड़ रहा है, बिकॉज ना तो उनको कोई गवर्नमेंट के कोई बेनिफिट्स अवेलेबल है उनके लिए, ना ही वो उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस का अगर हम देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो स्टैग्नेंट है, मतलब 39,201 करोड़ का यह है एक्सपेंडिचर जो है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से मिल पाया है। तो इसमें से जो आप क्लेम्स अगर देखो तो आप वो स्टैग्नेंट रहे हैं पिछले कुछ सालों से। 6.57% जो है टोटल हेल्थ स्पेंडिंग की वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में गई है। ठीक है, सो अब ये नेशनल हेल्थ अकाउंट्स क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है कंट्रीज अब मॉनिटर करती हैं कि उनकी हेल्थ सेक्टर में कितना मनी
फ्लो हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ग्लोबल लेवल पर, ताकि एस्टिमेट्स जनरेट कर पाएँ हर कंट्री के, और देखा जा सके कि क्या हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पर खर्चा किया जा रहा है। सो क्या करना चाहिए हमें? तो ऑफ कोर्स हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहती है कि आपको जीडीपी का 2.5% खर्चा करना है हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो अभी तो कम जो 1.35%, 1.28% पे पहुँचे हैं, उसको बढ़ाकर हमको लगभग डबल करना पड़ेगा, उससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो को भी बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारी जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है वो 1404 पेशेंट्स पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO कहता है कि 1000 पेशेंट्स पर एटलीस्ट एक डॉक्टर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाना है हमें अपने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को, नर्सेज को, अदर फ्रंट लाइन केयर वर्क प्रोवाइडर्स को, ताकि वो प्राइमरी अपने फंक्शंस जो है प्राइमरी केयर में अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अडॉप्शन रूल्स, सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है कि जल्दी से जल्दी, जो कि क्योंकि सितंबर 1 से गवर्नमेंट ने रूल्स को नोटिफाई कर लिया है, तो अडॉप्शन के रूल्स में आप जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट करो, और कोर्ट्स की बजाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास अब पावर होनी चाहिए कि अडॉप्शन के जो है के जो डिसीजंस हैं या ऑर्डर्स हैं, वो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स डायरेक्टली पास कर सकें, ठीक है। सो आपको पता है ना कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 में पास हुआ था। उसके जो हैं अभी तक गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस के जो है रूल्स नहीं पास किए थे, लेकिन सितंबर 1 से वो इन्फोर्स कर दिए गए हैं। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट कह रही है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो कोर्ट्स अभी तक अगर आप कोर्ट्स के ऑर्डर्स का वेट कर रहे हो, तो उसको मत करो, क्योंकि अब हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्टली जो है वो आपके ऑर्डर्स पास करेंगे अडॉप्शन के, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि कोर्ट्स में तो केस बहुत लंबा खिंचता रहता है, उसकी वजह से जो है टाइम लग जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया था ताकि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस हो सके और अकाउंटेबिलिटी भी एनहांस की जा सके, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया। तो ऑफ कोर्स ये आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूएस जो है उन्होंने 6 की प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए हैं कि कैसे सोशल मीडिया की पावर को चेक में रखा जा सकता है। तो ये 6 तरह के रेगुलेशन क्या हैं? पहला है कंपटीशन से रिलेटेड, कि कंपटीशन होना चाहिए सोशल मीडिया कंपनीज में। प्रिवेसी आपका सेकंड, ताकि यूज़र की प्रिवेसी वो वायलेट ना हो। तीसरा है यूथ मेंटल हेल्थ, ठीक है। मेंटल हेल्थ यूथ की उसको भी देखते हुए हमको पॉलिसीज़ फ्रेम करनी है। फिर चौथा है आपका मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, ठीक है। और आपका जो है आपको फेक न्यूज़ को टैकल करना है। पांचवा है आपका इलीगल या एब्यूजिव कंडक्ट तो नहीं कर रहा है कोई, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। लास्ट है आपका एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सोशल मीडिया कंपनीज आप जैसा कंटेंट देखना चाहते हो उसके बेसिस पर आपको जो है वो एल्गोरिदम के बेसिस पर आपको कंटेंट दिखाती है। आपसे कई बार कुछ जो है सच्चाई को छुपा लिया जाता है, ठीक है। सो आपको इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये 6 जो हैं प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो इसलिए आइडेंटिफाई किए हैं क्योंकि ग्लोबल लेवल पर ये जो है माना गया है कि सोशल मीडिया कंपनीज़ को जो है वो रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और इनको जो स्पेशल प्रोटेक्शन मिली हुई है एज इंटरमीडियरीज, चाहे वो इंडिया हो चाहे यूएस में, उसको छीनने की ज़रूरत है इन केस ये कंप्लाई नहीं करते हैं गवर्नमेंट से, तो ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अन्ना भाऊ साथे। तो ये आपका ऑफकोर्स आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मॉस्को गए हैं ताकि वो लोक शाहीर बल्लादीर अन्ना भाऊ साथे का जो है वो ऑल रशिया स्टेट लाइब्रेरी में जो है वो एक स्टैचू जो है वो अनवेल कर सकें। तो अन्ना भाऊ साथे जो हैं वो बहुत इंस्पायर्ड थे रशियन रेवोल्यूशन से, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से। वो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के भी मेंबर थे। वो एक दलित फैमिली को बिलोंग करते थे, इसके लिए उनको स्कूलिंग नहीं मिल पाई थी स्कूल विलेज में। वो माटुंगा लेबर कैंप में वो मुंबई में पहुंचे थे, और वहाँ पर उनकी आरबी मोरे से मुलाकात हुई थी, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एक एसोसिएट थे, ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद क्या हुआ कि वो ऐसे आपके लेबर कैंप्स में जो है सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने लगे। तो एक तरह से लेबर स्टडी सर्कल उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने बुक्स लिखनी शुरू की, सॉन्ग्स, बलाड्स एंड बुक्स लिखनी शुरू की। तो उन्होंने पहली पोएम लिखी जिससे वो लेबर कैंप्स में जो मस्कीटो की प्रॉब्लम है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान जो है वो आकर्षित किया। फिर उन्होंने दलित युवक संघ भी जो बनाया, एक तरह से कल्चरल ग्रुप था जो, जिसमें कि पोएम्स जो है वर्कर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर, पोएट्स जो है वो वर्कर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर, एजिटेशंस के ऊपर पोएम्स लिखनी शुरू की जिन्होंने। फिर वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का भी पार्ट जो है वो बने,
और रशियन वर्क्स को उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट करना शुरू किया, ठीक है। तो उनकी एक फर्स्ट बलाड जो था उनका वो था स्पेनिश पोवाडा। सो धीरे धीरे वो बहुत पॉपुलर हो गए, उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रीट प्ले, स्टोरीज और नॉवेल्स थे, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो ये आपके गवर्नेंस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए रादर सब टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो है उन्होंने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को रिलीज़ किया है। तो अब आपको पता है 2020 में ये लिस्ट रिलीज़ होनी थी, बट कोविड की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई थी, तो अब ये 2022 में रिलीज़ हो रही है। इसमें 384 ड्रग्स को डाला गया है। मतलब अब ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होते हैं क्या है, अब हम देखते हैं। एसेंशियल मेडिसिन वो मेडिसिन हैं जिससे कि हमारी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द मेजॉरिटी को हमको प्रायोरिटाइज करना है। हम कॉस्ट को, सेफ्टी को और एफिकेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब हम जो भी मेडिसिन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में आ गई उसको अफोर्डेबल कॉस्ट पर कंज्यूमर को या पेशेंट्स को जो है वो अवेलेबल कराना पड़ेगा कंपनी को, और क्वालिटी भी अश्योर करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये इस लिस्ट को बार बार रिलीज़ करती है। तो लास्ट लिस्ट जो है आपको याद होगा 2015 में रिलीज़ हुई थी, उसके बाद जो 2020 में होनी थी वो अब रिलीज़ होकर 2022 में हो रही है, ठीक है। सो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में भी देखते हैं। तो ऑफ कोर्स ये ही वो एनपीपीए जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आती है, यही जो है आपकी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के भी जो है प्रोविजंस को एनफोर्स करने का काम करती है। तो आपके ड्रग्स प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर के अंडर जो भी प्राइजेस जो गवर्नमेंट कहती है कि इस प्राइस पर बेचना है आपके मेडिसिन को, उसको इन्फोर्स करवाने का काम ये एनपीपीए ही करती है, ठीक है। सो फिक्सेशन या रिवीजन ऑफ प्राइजेस ऑफ शेड्यूल्ड ड्रग्स, ये काम भी जो है एनपीपीए का होता है। और अगर कोई कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर लेती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उस केस में भी जो है रिकवर अमाउंट करवाना मैन्युफैक्चरर से, वो भी एनपीपीए का काम है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिमेक्स 2022। तो ये बायएनियल आपकी जो है इंडिया मैरीटाइम, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। सो अब इसमें होता क्या है कि ये आपकी 6th एडिशन है, 2 साल में एक बार होता है ये एक्सरसाइज आपकी साल में दो साल में एक बार की जाती है इंडियन नेवी और जापानीज़ नेवी के बीच में। तो इस बार जो है आपकी 10th एनिवर्सरी है। ऑफ कोर्स 10 साल से चल रही है, लेकिन 2 साल में एक बार की जाती है। तो 6th इसलिए एडिशन है ये, और ये 2012 में शुरुआत हुई थी। आपस में हाई डिग्री ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी के लिए इस एक्सरसाइज को जापान और इंडियन मैरीटाइम फोर्सेस के बीच में इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Sri Lanka at UNHRC. So this topic is important for your international relations, of course. So India has voiced its concern over the lack of measurable progress by Sri Lanka over their commitment for a political solution to the ethnic Tamil minority issue. So India has made this statement at the 51st session of United Nations Human Rights Council in Geneva. So India has highlighted that we have two fundamental considerations. Of course, we want Sri Lanka to support the Lankan Tamils for justice, dignity, and peace, and while maintaining that we also respect the unity, stability, and territorial integrity of Sri Lanka. We do not want a separate Tamilian state, but we want them to be a part of Sri Lanka, and Sri Lanka should come out with concrete efforts to accommodate the concerns of Tamil minorities. So let us see first what is UNHRC. So it's an intergovernmental body within the United Nations system. It is based in Geneva. It is made up of 47 states. They are elected directly and individually by secret ballot. So you know that how 47 states are selected. Generally they are consolidated in geographical groups. Like I was giving you an example of Latin America. So let's suppose from Latin America 4 countries would be elected. Similarly from other regions also. And total 47 states would become a part of UNHRC at one point of time. These members of the council would serve a period of 3 years, and they are not eligible for immediate re-election after 2 consecutive terms. So High Commissioner for Human Rights is the principal human rights official of the UN, and this council, this Human Rights Council, meets thrice a year, and it examines the human rights violations worldwide. So what is the Tamil issue? So why there are tensions? So you know that communal tensions between Sinhalese and Tamil communities have been brewing since early 1940s, and it's a almost 3-decade-long armed conflict between Sri Lankan forces and LTT. So Indian government has been persuading Sri Lankan government that you should go for greater devolution of power to Tamils because there is a need for national reconciliation. So for that,
Indo-Sri Lanka Accord was also signed in July 1987, and based upon it, in November 1987, the Sri Lankan Parliament passed the 13th Amendment to their constitution, so with the objective of creating provincial councils. So it outlined the provision for the establishment of provincial councils, how the governors of the provinces would be appointed and what would be their powers, what would be the membership and tenure of these provincial councils, what would be the legislative powers of these provincial councils, and also Tamil would be an official language and English would serve as a link language. So election to 3 provinces were held, but the 9 provincial councils, the terms of 9 provincial councils in Sri Lanka has expired 3 years ago, and they have remained defunct since then. So that's why India is focusing upon enforcing the provisions of 13th Amendment in letter and spirit. So the next topic is government expenditure on health. So this topic is important for your governance section, particularly the health subsection. So government expenditure on health has been rising from between 2004 and 2017-18, but since then it has been declining till now. Okay, due to, of course, many reasons. The National Health Accounts data, which was released recently, revealed that public health expenditure as a percentage of GDP fell from 1.35% in 2017 to 1.2% to 8% now. So total health expenditure was almost 5.96 lakh crore, of which government spending was 2.42 lakh crore, which means it was about 40% of the total healthcare expenditure. Also, the out-of-pocket expenditure as compared to the total health expenditure stood at 48.2%. So which means that nearly half of the people, they are themselves spending for their health. They have neither access to government benefits nor to any health insurance benefits. So but there's a good news here. We have been seeing that the out of pocket expenditure has been declining, probably due to the government launch program, Ayushman Bharat program. Also, there could be a reason that health insurance is being adopted. But in terms of private health insurance, the number stands stagnated since the last few years. So, what is National Health Account? So, it's basically a process through which the countries monitor the flow of money into their health sector. WHO has been coordinating efforts at global level to produce these estimates for each and every country through their national health accounts. So what should be done? So of course we have to increase our public health spending. We have to increase our government expenditure on health to 2.5% of GDP by 2025 as per the National Health Policy. Also, we have to improve our doctor to patient ratio. So currently we have our doctor to population ratio at one doctor per 1,404 patients, but it should be increased to one doctor per 1,000 people as per the WHO standards. We should also enable technology. We should also optimize the use of technology for our community health workers, nurses, and other frontline workers so that they can perform their functions in primary care. Okay. So the next topic is adoption rules. So this topic is important for your social issues. So Ministry of Women and Child Development has written to state governments that they should start immediately implementing the revised adoption rules so that the orders passed by the district magistrates for adoption can be implemented instead of courts with effect from September 1. So you know that instructions have come despite concerns that jurisdiction of district magistrate in civil matters may be delayed because certain courts are already passing orders since September 1. So that's why Ministry of Women and Child Development has said that you should fast track this process and implement this revised adoption rules after the Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Act was passed last year. So now instead of the courts, the district magistrates and additional district magistrates, they are themselves empowered to issue adoption orders so as to ensure speedy disposal of cases and enhance accountability. Okay. So the next topic is social media. So this topic is important for your governance as well as your international relations topic. So you know that United States has identified 6 key principles which should be regulated to keep the power of social media in check. So these 6 principles are: first, of course, we have to ensure that there is competition between social media companies. Second is, of course, user privacy.
Third is we have to focus upon youth mental health. Fourth is misinformation and disinformation must be countered. Fake news must be countered. Fifth is illegal and abusive conduct must not be tolerated. And the last is, of course, algorithmic discrimination. So certain companies, we have found that even Facebook, Twitter, they use certain algorithms to give you customized data so that you can be prevented from checking out the reality. Okay, so this also must be curbed. These actions of social media must be curbed. So that's why it is very significant, because the globally the countries including India want to check the dominance of these social media platforms, and we want them to act as intermediaries and not the publishers of information. So the next topic is Annabhau Sathe. So this topic is important for your art and culture section or history section per se. So who was so actually Maharashtra's deputy chief minister is visiting Moscow to unveil the statue of Lok Shahir Baladir Annabhau Sathe at the All Russia State Library. So who was Annabhau Sathe? So he was inspired by the Russian Revolution and the communist ideology. He was also a member of the Communist Party of India. He belonged to the Dalit family, so he could not attend his school in the village. So he came to Mumbai, and he participated in the he witnessed the workers' strike under the leadership of Lal Bauta Mill Workers Union, in which of course he also participated. So he also became a participant in the Matunga labor camp, and he also became famous for participating in the Chavdar Lake Satyagraha at Mahad. So he started writing songs and ballads and books. So the first poem that he wrote was about the menace of mosquitoes in the labor camp in which he was living. So he also formed the Dalit Yuvak Sangh, which was a cultural group, and started writing poems on workers' protests, agitations, etc. He also became a part of the Progressive Writers Association, and he started translating the Russian work of certain Russian writers into Marathi. So his first ballad was Spanish Povada. So the next topic is National List of Essential Medicines. So this topic is important for governance section, or particularly the health section. So Union Health and Family Affairs Minister, Family Welfare Minister has released the National List of Essential Medicines. So last such list was released in 2015. It was due to be released in 2020, but because of the pandemic, it was delayed, and now it has been released in 2022. So 384 drugs have been included in the list, and they will be made affordable for the consumers. And what is this National List of Essential Medicines? It means that these are the medicines which are in priority for the healthcare needs of the majority of our population. So the cost, the safety, and efficacy of these essential medicines must be taken care by the manufacturers, and they should be made available at affordable costs with assured quality to the consumers. So who issues this list? Of course, Ministry of Health and Family Welfare issues this list. So what is this National Pharmaceutical Pricing Authority then? So of course it's an independent body of experts under the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and it was formed to implement the provisions of Drugs Prices Control Order, of course under which this National List of Essential Medicine also becomes a part, and it also fixes and revises the prices of scheduled drugs. So scheduled drugs are those which come under this list, and it is also entrusted with the task of recovering amounts which are overcharged by the consumers, so by the manufacturers. So in case let's suppose that under National List of Essential Medicine, the a product has been priced at a certain at a certain level. If the manufacturer overcharges the consumer, then in that case National Pharmaceutical Pricing Authority can be approached by the consumer. So it is also entrusted with the powers to enforce the Essential Commodities Act in the drugs market. So the next topic is GIMEX 2022. So sixth edition of GIMEX is being hosted by Indian Navy. It has commenced in the Bay of Bengal. So it's a biannual. Biannual means happening once in 2 years. So it's a biennial Japan and India maritime exercise, and it started in 2012. So it means that it is the 10th anniversary of GIMEX. So it seeks to consolidate the high degree of interoperability that exists between our two maritime forces. Okay.
So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.